नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में सबको दहला के रख दिया। ये है मेरठ का मुस्कान रस्तोगी केस। जी। एक पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत जिनकी हत्या हुई और फिर उनके शव को एक ड्रम में सीमेंट से ढक दिया गया। हाँ। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि इसमें रिश्ते हैं, धोखा है, बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये मामला अपनी क्रूरता के लिए तो चौंकाता ही है, लेकिन इसमें जो इंसानी पहलू है ना, हाँ। जैसे रिश्ते, महत्वाकांक्षाएं और वो विश्वासघात, वो इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। हाँ। हमारे पास इस केस से जुड़ी कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पुलिस के बयान हैं, जांच के अपडेट्स भी हैं। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं के आधार पर इसकी तह तक जाएं। सही कहा। हमारा मकसद भी यही है कि ये जो अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिली है उसे एक साथ रखें, कड़ियां जोड़ें और समझें कि आखिर परतों के नीचे चल क्या रहा था। जी। तो चलिए शुरू करते हैं इस उलझी हुई कहानी को समझने का सफर। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कहानी के मुख्य किरदार कौन है और ये सब हुआ कहाँ। देखिए, पीड़ित थे 35 साल के सौरभ राजपूत। वो पहले मर्चेंट नेवी में अफसर थे। अच्छा। और जो मुख्य आरोपी हैं वो हैं उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साथ में मुस्कान का कथित प्रेमी साहिल शुक्ला। पत्नी और प्रेमी। जी। और ये घटना हुई है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर इलाके में, मेरठ में। हाँ। हत्या का दिन बताया जा रहा है 4 मार्च 2025 की रात। 4 मार्च। लेकिन इसका खुलासा हुआ करीब 2 हफ्ते बाद, 19 मार्च के आसपास, जब सौरभ का शव एक बड़े नीले ड्रम से मिला और वो ड्रम सीमेंट और रेत से पूरा सील किया हुआ था। 4 मार्च की रात और शव मिला 19 मार्च को। राइट। करीब 15 दिन का फासला। जी हाँ, लगभग 2 हफ्ते। उस रात आखिर हुआ क्या था और ये मामला इतने दिनों बाद सामने कैसे आया? यहाँ से कहानी वाकई काफी पेचीदा हो जाती है। हाँ बिल्कुल। जानकारी के अनुसार सौरभ कुछ समय पहले ही लंदन से भारत लौटे थे। लंदन से लौटे थे। हाँ। और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उनके और मुस्कान के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। कुछ पारिवारिक, कुछ वैवाहिक मतभेद थे। तो आरोप यह है कि 4 मार्च की रात मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को पहले कोई नशीला पदार्थ दिया, शायद खाने या पीने की चीज में मिलाकर, जिससे वो विरोध ना कर सकें। और फिर चाकू से गोदकर उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद शव का क्या किया? यहीं पर मामला और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए। टुकड़े? जी। फिर उन टुकड़ों को एक बड़े प्लास्टिक या शायद धातु के ड्रम में रखा और इसके बाद उस ड्रम को सीमेंट, रेत और पानी के घोल से पूरा ऊपर तक भर दिया। सीमेंट से भर दिया? हाँ, ताकि शव पूरी तरह छिप जाए और बदबू बाहर ना आ सके। ये तरीका, ये तो बहुत ही सोचा समझा और दिल दहलाने वाला है। बिल्कुल। लाश को इस तरह छुपाना, ये अपने आप में बहुत खौफनाक है। लेकिन सिर्फ छुपाना ही काफी नहीं था, उन्हें पकड़े जाने से भी तो बचना था। तो इस भयानक काम के बाद उनका अगला कदम क्या था? क्या उन्होंने कोई कहानी बनाई बचने के लिए? बिल्कुल। छुपाने के साथ साथ आप कह सकते हैं कि गुमराह करने की भी पूरी कोशिश की गई। मुस्कान ने कथित तौर पे सौरभ के ही फोन से उनके परिवार वालों को कुछ संदेश भेजे, मैसेज किए। सौरभ के फोन से? हाँ, इन संदेशों का मकसद यही दिखाना था कि सौरभ ठीक है, शायद गुस्से में कहीं चले गए हैं या किसी काम से बाहर हैं, ताकि परिवार वाले एकदम से शक न करें और पुलिस में शिकायत दर्ज न कराएं फौरन। अच्छा, ये तो बड़ी चालाकी की कोशिश थी। और इसके बाद वो दोनों शहर से बाहर चले गए, ऐसा भी सुना है। हाँ, यही उनकी अगली चाल थी। सबूत मिटाने और खुद को बचाने के लिए वो दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए। हिमाचल घूमने? जी। मकसद साफ था, अपनी गैर मौजूदगी का एक पुख्ता सबूत तैयार करना, जिसे हम कानूनी भाषा में एलिबी कहते हैं ना। हाँ, एलिबी। वो यही दिखाना चाहते थे कि जिस दौरान सौरभ गायब हुए या हत्या हुई, वो तो मेरठ में थे ही नहीं। यानी एक तरफ शव को सीमेंट में दफना दिया, जी, दूसरी तरफ घूमने निकल गए ताकि किसी को शक न हो। जी। लेकिन ये प्लान कामयाब नहीं हुआ। आखिर सच तो सामने आ ही गया। बिल्कुल। योजना कह लीजिए कि धरी की धरी रह गई। 18-19 मार्च के आसपास, हत्या के लगभग 2 हफ्ते बाद, घर से बहुत तेज बदबू आने लगी। बदबू? सीमेंट के बाद भी? हाँ, शायद सीमेंट भी बदबू को पूरी तरह रोक नहीं पाया, या शायद पड़ोसियों को शक हुआ, या किसी जानकार को, या हो सकता है परिवार लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो और जवाब ना मिलने पर चिंता बढ़ी हो। खोला गया तो अंदर सीमेंट में दबे हुए सौरभ के अवशेष मिले। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर,
आखिर इतनी भयानक हत्या का मकसद क्या था? पुलिस की जांच किस तरफ गई? क्या सिर्फ अफेयर ही वजह थी? मामला इतना सीधा तो नहीं लगता। सही कहा अमी। तो और क्या परतें थीं इस कहानी में? पैसों का एंगल या कुछ और भी? देखिए, पुलिस की जांच और जो चार्जशीट आई है उसके मुताबिक तो प्राथमिक और मुख्य मकसद मुस्कान का साहिल के साथ प्रेम संबंध ही बताया जा रहा है। अच्छा। और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की इच्छा। ऐसा लगता है कि सौरभ उनके इस रिश्ते या कह लीजिए भविष्य की योजनाओं के रास्ते में एक बाधा बन गए थे, बिल्कुल। जिसे हटाने के लिए ये खौफनाक कदम उठाया गया। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी या कहानी में और भी कुछ उलझा हुआ था? हाँ, जांच में कुछ और पहलू भी सामने आए हैं जो मकसद को थोड़ा और जटिल बनाते हैं। जैसे रिपोर्ट्स में सौरभ और मुस्कान के बीच पैसों को लेकर विवाद होने का भी जिक्र है। पैसों का विवाद? हाँ, कुछ सूत्रों का ये भी कहना है कि मुस्कान की बॉलीवुड में करियर बनाने की महत्वाकांक्षाएं थी और शायद इसके लिए या अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, जिसको लेकर सौरभ से शायद अनुबंध रहती थी। बॉलीवुड का सपना? हाँ, और एक रिपोर्ट में ये भी बात आई कि सौरभ मुस्कान और उसके माता पिता को भी पैसे भेजते थे। अच्छा। तो सवाल उठता है कि क्या पैसों पर नियंत्रण या आर्थिक आजादी भी एक वजह हो सकती है? ये तो कई सारी बातें जुड़ रही हैं। हाँ, ये सब जांच का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि ये शायद सिर्फ अफेयर का मामला ना हो। इसमें आर्थिक पहलू, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और रिश्तों का तनाव सब कुछ मिला जुला हो सकता है। और वो एक काले जादू वाली बात भी तो शुरू में काफी फैली थी, उसका क्या हुआ? हाँ, वो बात भी उड़ी थी शुरुआत में, काले जादू या किसी तांत्रिक क्रिया की। देखिए, अक्सर ऐसे जो जघन्य अपराध होते हैं ना, जब वजह तुरंत साफ नहीं होती या अपराध की विभत्सता समझ से परे होती है, तो ऐसी अटकलें लगने लगती हैं। हाँ, ये होता है। शायद लोग यकीन नहीं कर पाते कि सामान्य दिखने वाले कारण जैसे अफेयर या पैसा किसी को इतनी हद तक गिरा सकते हैं। सही बात है। लेकिन पुलिस ने अपनी विस्तृत चार्जशीट में, जो करीब 1000 पन्नों की है, इस एंगल को पूरी तरह खारिज कर दिया है। खारिज कर दिया? जी हाँ, चार्जशीट में साफ लिखा है कि हत्या काले जादू की वजह से नहीं हुई। तो पुलिस का फोकस पूरी तरह मानवीय रिश्तों, अफेयर और उससे जुड़े आर्थिक व व्यक्तिगत विवादों पर ही है। 1000 पन्नों की चार्जशीट, इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस ने काफी गहराई से सबूत जुटाए होंगे। बिल्कुल। किस तरह के सबूत मिले पुलिस को इस केस को सुलझाने में? क्या क्या हाथ लगा उनके? पुलिस ने वाकई काफी बारीकी से काम किया है, मतलब मेटिकुलसली। चार्जशीट में कई तरह के सबूतों का जिक्र है। सबसे पहले तो है फोरेंसिक सबूत। फोरेंसिक जैसे ये वैज्ञानिक सबूत होते हैं जो घटना की पुष्टि करते हैं। हाँ, ये तो पुख्ता होते हैं। और डिजिटल दुनिया के सबूत, आजकल वो भी बहुत अहम होते हैं। बिल्कुल। फिर आते हैं डिजिटल सबूत, जैसे कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, मतलब CDRs। अच्छा, कॉल्स की डिटेल्स। हाँ, ये दिखाते हैं कि कौन किसे कब फोन कर रहा था, कितनी देर बात हुई, और कई बार फोन की लोकेशन भी पता चल जाती है। तो पुलिस के लिए ये मुस्कान और साहिल के बीच लगातार संपर्क, उनकी लोकेशन और शायद हत्या की प्लानिंग के पैटर्न को समझने में काफी मददगार साबित हुए होंगे। और CCTV? जी, आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली ली होगी, जिससे उनके आने जाने का पता चलता है। हो सकता है ड्रम या सीमेंट जैसा सामान खरीदते हुए भी कुछ दिखाओ। और गवाह? क्या कोई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने कुछ देखा या सुना हो? हाँ, गवाह इस केस का एक बहुत मजबूत पहलू माने जा रहे हैं। पुलिस ने कई अहम गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। कौन है ये गवाह? इनमें वो दुकानदार शामिल है जिसने मुस्कान को वो बड़ा नीला ड्रम बेचा था। ओह, ड्रम बेचने वाला ही गवाह बन गया। हाँ, सोचिए ये कितनी अहम कड़ी है। फिर उस फार्मेसी का मालिक भी गवाह है, जहाँ से कथित तौर पर वो नींद की गोलियां या कोई नशीली दवा खरीदी गई थी, जिसका इस्तेमाल शायद सौरभ को बेहोश करने में हुआ। अच्छा। और हत्या में जो चाकू इस्तेमाल हुआ, उसे बेचने वाला दुकानदार भी एक गवाह है। चाकू वाला भी? जी। और सीमेंट वाले का क्या? उसका भी जिक्र था? हाँ, सीमेंट की दुकान का मालिक भी गवाहों की लिस्ट में है। हालांकि एक रिपोर्ट में ये भी आया था कि उसने शायद सीमेंट बेचने से मना कर दिया था, पर पुलिस ने उसकी गवाही को भी जांच में शामिल किया है। तो इन सभी गवाहों के बयानों ने पुलिस को पूरी घटना की कड़ियों को जोड़ने में मदद की है। मतलब योजना बनाने से लेकर सामान खरीदने, हत्या करने और फिर सबूत मिटाने तक की पूरी चेन। बिल्कुल। ये गवाहों की लिस्ट सुनकर तो ऐसा लगता है कि आरोपियों ने निशान छोड़ने में कोई कमी नहीं रखी थी। ड्रम खरीदना, दवाइयाँ लेना, चाकू खरीदना, ये सब तो रिकॉर्ड पे आ गया। हाँ, कई बार अपराधी सोचते हैं कि वो बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अनजाने में सबूतों की एक चेन छोड़ते जाते हैं।
ड्रम वाली बात तो खास तौर पर बहुत अजीब है। हाँ, वो सीमेंट वाली बात। उसे सीमेंट से इतनी मजबूती से सील किया गया था कि रिपोर्ट्स के मुताबिक फोरेंसिक टीम को भी उसे तोड़ने और अवशेष निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अच्छा, ये दिखाता है कि इरादा तो शव को हमेशा के लिए गायब करने का था, लेकिन पुलिस ने हर कड़ी को जोड़ा, ड्रम की दुकान से लेकर हिमाचल जाने तक के उनके सफर को ट्रैक किया। तो अब इस केस का मौजूदा स्टेटस क्या है? आरोपी कहाँ है और कानूनी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, और इस पूरी घटना का समाज पर, आसपास के लोगों पर क्या असर पड़ा? फिलहाल दोनों मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला मेरठ की चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बंद हैं। जेल में है दोनों? जी, और उनकी जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं। इसका मतलब है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें जेल में ही रहना होगा। अच्छा, और समाज पर असर? जहां तक समाज पर असर की बात है, तो इस केस ने पूरे मेरठ शहर और आसपास के इलाकों में, बल्कि कहना चाहिए कि मीडिया कवरेज की वजह से पूरे देश में सनसनी फैला दी। हाँ, खबरें तो बहुत थीं। लोग हैरान थे, न सिर्फ हत्या की वजह से, बल्कि जिस क्रूर तरीके से इसे अंजाम दिया गया, शव के टुकड़े करना, सीमेंट में छुपाना, और सबसे बढ़कर रिश्ते में भरोसे का इस तरह कत्ल होना। हाँ, ये बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। पत्नी और उसके प्रेमी पर पति की हत्या का आरोप लगना, ये बातें लोगों को अंदर तक झकझोर गई। जेल के अंदर से भी कोई खबर आई है? आरोपियों का रवैया कैसा है वहाँ, कुछ पता चला? हाँ, एक दिलचस्प अपडेट आया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्कान रस्तोगी ने जेल में रहते हुए कानून की पढ़ाई करने की इच्छा जताई है। कानून की पढ़ाई जेल में? जी हाँ, कहा जा रहा है कि वो अपना केस खुद लड़ना चाहती हैं। अपना केस खुद लड़ना, ये तो काफी असामान्य बात है, खासकर इतने गंभीर मामले में। है तो। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए जो न्यूनतम योग्यता चाहिए, यानी सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, वो शायद उनके पास नहीं है। ओ, तो फिर मुश्किल है। हाँ, तो ये देखना होगा कि उनकी ये इच्छा कहाँ तक पूरी हो पाती है। अपना केस खुद लड़ना, ये तो सच में थोड़ा अलग है। समाज में इस पर और क्या बातें हो रही हैं? लोग किन पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? देखिए, इस घटना ने कई सामाजिक मुद्दों पर एक नई बहस छेड़ दी है। लोग टूटते वैवाहिक रिश्तों पर, विवाहेतर संबंधों के जो घातक परिणाम हो सकते हैं उन पर, और रिश्तों में भरोसे की कमी पर खुलकर बात कर रहे हैं। हाँ, ये मुद्दे तो उठेंगे ही। साथ ही इस पर भी चर्चा हो रही है कि क्या आर्थिक तंगी या पैसों का लालच, या फिर वो बड़ी बड़ी अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जैसे बॉलीवुड का सपना, क्या ये सब किसी इंसान को इतना अमानवीय बना सकती हैं? बड़ा सवाल है ये। और शव को ठिकाने लगाने का वो भयानक तरीका, सीमेंट का ड्रम, और फिर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश है, जैसे फोन से मैसेज भेजना और घूमने चले जाना, ये सब बातें लोगों के बीच लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये दिखाता है कि अपराध कितना भी शातिर क्यों न लगे, कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। तो क्या अब भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, या पुलिस की चार्जशीट के बाद सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया है? नहीं, देखिए, चार्जशीट दाखिल होने का मतलब ये नहीं होता कि सारे सवालों के जवाब मिल गए। हर बड़े आपराधिक मामले की तरह इसमें भी कुछ अहम पहलू हैं जिन पर शायद मुकदमे के दौरान या उसके बाद ही पूरी रोशनी पड़ पाएगी। जैसे कि? पहला और सबसे बड़ा सवाल तो मकसद की पूरी तस्वीर का है। क्या ये सिर्फ अफेयर और नई जिंदगी की चाहत थी, या पैसों का विवाद ज्यादा बड़ा कारण था, या फिर वो अधूरी महत्वाकांक्षाएं हावी हो गईं, या इन सब ने मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना दी? वो असली ट्रिगर पॉइंट क्या था, ये समझना अभी बाकी है। और क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल हो सकता है? ये सवाल भी मन में आता है। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। क्या हत्या की योजना बनाने में, उसे अंजाम देने में, या फिर सबसे मुश्किल काम, शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने में, क्या मुस्कान और साहिल के अलावा भी कोई शामिल था? हाँ, क्योंकि अकेले ये सब करना मुश्किल लगता है। क्या मुस्कान के परिवार का कोई सदस्य, या कोई दोस्त, या कोई और सहयोगी इसमें मददगार था? खासकर उस शव को ड्रम में डालना, सीमेंट लाना, उसे मिक्स करना, इसमें शायद मदद लगी हो। हालांकि चार्जशीट में फिलहाल 2 ही मुख्य आरोपी हैं, लेकिन क्या जांच के दौरान या मुकदमे में कोई और नाम सामने आ सकता है, ये देखना होगा। और वो शव छुपाने का तरीका, वो सीमेंट वाला ड्रम, इसके पीछे की सोच क्या थी, ये भी अजीब है। यही एक और अनसुलझा सवाल है। शव को ड्रम में सीमेंट से भरने का आइडिया आखिर आया कहां से? उन्होंने यही तरीका क्यों चुना? क्या उन्होंने इंटरनेट पर खोजा था, या किसी फिल्म वगैरह से प्रेरणा ली? हाँ, हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ऐसा क्यों लगा कि वो पकड़े नहीं जाएंगे? क्या उन्हें लगा कि सीमेंट शव को पूरी तरह गला देगा या बदबू को हमेशा के लिए रोक लेगा? उनकी प्लानिंग कितनी पुख्ता थी और कहाँ चूक हुई, ये भी समझने वाली बात है। और आखिर में सबसे अहम सवाल, अंजाम क्या होगा कानूनी तौर पर? बिल्कुल,
कानूनी प्रक्रिया का अंतिम नतीजा क्या होगा? अदालत में ये सबूत कितने टिक पाएंगे? क्या अभियोजन पक्ष अपना केस बिना किसी शक के साबित कर पाएगा? हाँ। और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा क्या मिलेगी? क्या ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स की श्रेणी में आएगा, जिसमें मौत की सजा भी हो सकती है, या उन्हें आजीवन कारावास मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य में ही मिलेंगे, जब मुकदमा आगे बढ़ेगा और अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तो ये थी मेरठ की सनसनीखेज ड्रम मर्डर केस की अब तक की कहानी, तथ्यों, जांच के पहलुओं और उन अनसुलझे सवालों की एक पड़ताल। जैसा हमने देखा, ये सिर्फ आंकड़ों और तारीखों का मामला नहीं है। ये कहानी है इंसानी रिश्तों के स्याह पहलू की, भरोसे के टूटने की और उन महत्वाकांक्षाओं की जो गलत राह पकड़ लें तो तबाही ला सकती हैं। एकदम सही कहा। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो रिश्ते सतह पर हमें सामान्य दिखते हैं, उनके अंदर कितनी उथल-पुथल हो सकती है। तनाव, अधूरी इच्छाएं, गलत संगत, ये सब मिलकर किसी को भी अपराध के रास्ते पर धकेल सकते हैं। पुलिस ने गवाहों, फोरेंसिक सबूतों और डिजिटल ट्रेल्स के जरिए एक मजबूत केस बनाने की कोशिश तो की है, लेकिन न्याय का अंतिम फैसला अदालत के हाथ में है, जो सभी सबूतों और दलीलों को परखने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। और जाते जाते हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जहां भरोसे का इतनी बेरहमी से कत्ल होता है, जहां अपने ही अपनों के खिलाफ इतना भयानक कदम उठाते हैं, तो समाज के तौर पर हमें ये क्या सोचने पर मजबूर करता है? रिश्तों की किन सच्चाइयों या सामाजिक दबावों को हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जिन पर शायद हमें और ध्यान देने की जरूरत है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए।